वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। हम पढ़ रहे थे कोल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय सब्जियों में हमने कल्टीवेशन ऑफ कालीफ्लावर और कल्टीवेशन ऑफ कैबेज, फूल गोभी तथा पत्ता गोभी की खेती पढ़ ली थी। एक क्रॉप्स हमारी और बच रही है जो शेष क्या है, कल्टीवेशन ऑफ नोलफोल या गांठ गोभी की खेती। ठीक, तो हम आज बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ नोलफोल या गांठ गोभी की खेती के बारे में। आइए देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ नोलफोल या गांठ गोभी की खेती। गांठ गोभी की खेती, कल्टीवेशन ऑफ नोलफोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन या हिंदी में इसको वर्गीकरण भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन पहला है बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। तो बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या है गांठ गोभी का? ब्रेसिका ओल्डेरेसिया। ब्रेसिका जो वैरायटी है वो क्या है? वैरायटी कालोरापा। गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओल्डेरेसिया, वैरायटी कालोरापा। फैमिली इसकी क्या है? फैमिली सेम वही है कोलक्रॉप्स की, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या जो होती है वो 18 और उत्पत्ति स्थान ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है? यूरोप। इसका भी जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? यूरोप। ठीक, तो कल्टीवेशन ऑफ नोलफोल में इसका क्लासिफिकेशन में इसका वर्टिकल नेम क्या है? वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओल्डेरेसिया और इसकी वैरायटी क्या है? कालोरापा। फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी इसका ओल्ड नेम और ब्रेसिकेसी इसका नया नाम है। गुणसूत्र संख्या जो है इसमें 18 पाए जाते हैं और ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान इसका यूरोप का माना जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद इंपॉर्टेंस की। अगला क्या है? इंपॉर्टेंस या महत्व। ठीक, क्या महत्व होता है नोलफोल या गांठ गोभी का? तो आप जानते हैं कि जो गांठ गोभी होती है इसका जो गठीला तना होता है वो भूमि के ऊपर होता है और जिसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। कोल क्रॉप्स में जो भी सब्जियां होती है, चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो, ब्रोकली हो, तो फूल गोभी, पत्ता गोभी जो है गोभी वर्ग की प्रमुख सब्जियां आती हैं या प्रमुख सब्जियों में आती हैं। गांठ गोभी जो है खाने में स्वादिष्ट कम होती है लेकिन ये गोभी वर्ग की सब्जियों में आती है, जिसका महत्व क्या है कि फूल गोभी या पत्ता गोभी की अपेक्षा थोड़ा कम माना जाता है। इसका प्रयोग लोग खाने में कम करते हैं या स्वाद में कुछ कम अच्छी होती है। इसका जो गठीला तना होता है या गांठ के रूप में जो तना होता है वो भूमि के ऊपर गठीले रूप में पाया जाता है, ग्रीन कलर में होता है। उसका प्रयोग भी हम खाने के लिए करते हैं। जर्मन भाषा में इसे भूमि के ऊपर होने वाले सलजम या पत्ता गोभी सलजम के नाम से भी जाना जाता है, या जर्मनी में इसे कोल रबी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसको हम सब्जियों में तो प्रयोग करते ही हैं और इसके साथ साथ इसका हम प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में भी करते हैं। ठीक, तो अगर हम लिखना चाहें इंपॉर्टेंस या महत्व में, तो इसका जो गठीला तना होता है वो भूमि के ऊपर गांठों के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम सब्जी आदि के रूप में करते हैं। जर्मन भाषा में इसे पत्ता गोभी या पात गोभी सलजम के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ जर्मनी में इसे कोल रबी के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रयोग सब्जी के अलावा पशुओं के हरे चारे के रूप में भी किया जाता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंस के बाद दूसरा हमारा आएगा क्लाइमेट। इंपॉर्टेंस का अगला क्या है? क्लाइमेट में या जलवायु। तो नोलफोल या गांठ गोभी की क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? जैसे आपने फूल गोभी एवं पत्ता गोभी पढ़ा कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इनकी जो जलवायु होती है या इनकी खेती शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। सेम उसी प्रकार गांठ गोभी की खेती के लिए भी
कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय। गांठ गोभी की खेती के लिए भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यक होती है, या शीत एवं नम जलवायु जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसके लिए जो आवश्यक तापक्रम होना चाहिए वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। वृद्धि एवं विकास सर्वोत्तम होता है। ठीक, नॉर्मफॉल या गांठ गोभी के लिए एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मीन्स शीत एवं नम जलवायु होनी चाहिए, साथ साथ टेम्परेचर जो होगा वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अगर है तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में गांठ गोभी या नॉर्मफॉल की खेती कीजिए। गांठ गोभी के जो पौधे होते हैं इनकी वृद्धि एवं उनका विकास बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो हम क्लाइमेट के बाद जलवायु के बाद बात करते हैं या भूमि, सॉइल या भूमि। गांठ गोभी या नॉर्मफॉल के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए? तो गांठ गोभी या नॉर्मफॉल या गांठ गोभी के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक, दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती के लिए भी दोमट भूमि आवश्यक होती है या दोमट भूमि में इसकी उपज अच्छी होती है, वैसे हम इसे किसी भी प्रकार की मृदा में उगा सकते हैं, लेकिन अगेती फसलों की बुआई हम पलवार दोमट तथा पछेती फसलों की बुआई मटिया दोमट में करते हैं। उसी प्रकार जो गांठ गोभी होती है इसके लिए भी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट भूमि होनी चाहिए, जिसका पीएच लगभग 5 से 6 के मध्य में होना चाहिए। ठीक, 5 से 6 या लगभग 6.5 के आसपास होना चाहिए। हल्का अम्लीय भूमि जो होती है वो गांठ गोभी की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक, अगला आएगा सॉइल का सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। तो सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी में जिस प्रकार हमने पढ़ा कि भूमि की तैयारी के लिए फूल गोभी या पत्ता गोभी में ठीक उसी प्रकार हम तैयार करेंगे गांठ गोभी के लिए भी खेती तैयारी करेंगे। जैसे क्या करना होता है हमें? सबसे पहले 2 से 3 जुताइयां मिट्टी पलट से कर देंगे, फिर 4 से 5 जुताई आप देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देंगे तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देंगे, जिससे खेत समतल एवं ढेला रहित हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम खेत की तैयारी करेंगे तो उस तैयार किए खेत में हम गांठ गोभी की रोपाई कर सकते हैं। ठीक, तो खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले 2 से 3 जुताई मिट्टी पलट से कर देने के बाद 5 से 6 जुताइयां हम देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देते हैं तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल एवं ढेले रहित कर देते हैं। इस प्रकार हम गांठ गोभी के लिए खेत की तैयारी करते हैं। ठीक, अब हम खेत की तैयारी या सॉइल प्रिपरेशन के बाद बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियों। अगला है इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां। इम्प्रूव्ड वैरायटी और उन्नतशील प्रजातियों में दोनों, पहला तो अर्ली और दूसरा लेट, अगेती किस्में और पछेती किस्में। तो अगेती किस्मों में गांठ गोभी की अगेती किस्में कौन सी हैं? व्हाइट वियना और व्हाइट अर्ली व्हाइट, ये किस्में हैं इसकी गांठ गोभी की अगेती किस्में व्हाइट वियना या दूसरी अर्ली व्हाइट। पछेती किस्में या लेट किस्मों में ग्रीन वियना, दूसरा पर्पल वियना और तीसरा पर्पल टॉप। ठीक, तो नॉर्मफॉल या गांठ गोभी की जो प्रजातियां हैं अर्ली या अगेती इसमें व्हाइट वियना और दूसरी है अर्ली व्हाइट, पछेती इसमें ग्रीन वियना, पर्पल वियना और पर्पल टॉप। ये इसकी मुख्य उन्नतशील प्रजातियां हैं जो ज्यादातर बोने में प्रयोग की जाती हैं, और भी कई सारी प्रजातियां हैं लेकिन हम आपको कुछ प्रमुख प्रजातियां ही बता रहे हैं। ठीक, तो जो नॉर्मफॉल या गांठ गोभी की प्रजातियों में 2 तरह की, एक तो अर्ली और दूसरा लेट। ठीक, अब उन्नतशील प्रजातियां या इम्प्रूव्ड वैरायटीज के बाद हम बात करेंगे सीड रेट या बीज दर। ठीक,
अगला क्या होगा, इम्प्रूव वैरायटीज का अगला है सीड रेट। सीड रेट या बीज दर। गांठ गोभी या नोरकोल के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है, कितने किलोग्राम बीज हमको आवश्यक होता है गांठ गोभी की बुआई के समय। तो सीड रेट में हम लिखेंगे, सीड रेट जो आवश्यक होता है गांठ गोभी के लिए वो आवश्यक होता है लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसके लिए, फॉर नर्सरी सोइंग, फॉर नर्सरी सोइंग। ठीक, नोरकोल या गांठ गोभी के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम सीड जो होता है वो प्रति हेक्टेयर के लिए हेक्टेयर आवश्यक होता है या पर्याप्त होता है। 1 से 1.5 किलोग्राम बीज जो लगता है वो गांठ गोभी का लगता है प्रति हेक्टेयर के लिए। कितना, किसके लिए, नर्सरी के लिए। हम सबसे पहले नोरकोल या गांठ गोभी की अलग खेत में नर्सरी तैयार कर लेंगे, फिर नर्सरी से तैयार पौधों की हम रोपाई खेत में करते हैं। तो नर्सरी के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज जो होता है वो आवश्यक होता है। सीड रेट या बीज दर की बात करेंगे, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार, बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए भी आप इससे पहले भी कालीफ्लावर और कैबेज में पढ़ा है, सेम वही बीज उपचार इससे करेंगे। थीरम या कैप्टान, दवा का नाम क्या है, थीरम आपली कैप्टान, फंजीसाइड दवाएं हैं। मात्रा कितनी रहेगी, 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड। अगर सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो थीरम या कैप्टान जो फंजीसाइड दवाएं हैं उनसे हम दवा की मात्रा जो रहेगी वो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को उपचारित करेंगे। इस प्रकार हम सीड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक, तो सीड रेट में 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सीड ट्रीटमेंट करने के लिए 2 से 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान दवा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित कर लेंगे। ठीक, तो सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट के बाद अगला जो आएगा वो क्या आएगा, टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग या हिंदी में बुआई का समय। ठीक, टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। नोरकोल या गांठ गोभी की बुआई हम कब करते हैं, तो अगली बुआई जो करेंगे अगेती किस्मों की, अगेती किस्मों की जो बुआई करते हैं वो अगस्त से सितंबर, अगस्त टू सितंबर। अगेती किस्मों की बुआई हम अगस्त और सितंबर में करते हैं। लेट किस्मों की या लेट वैरायटीज की सोइंग हम कब करते हैं, तो लेट वैरायटीज की सोइंग सितंबर अक्टूबर में करते हैं। पछेती किस्मों की बुआई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। और हिल्स एरियाज या पहाड़ी क्षेत्रों में, हिल्स एरियाज या पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई कब करते हैं, फरवरी में। ठीक, फरवरी टू मार्च। ठीक, तो नोरकोल या गांठ गोभी की बुआई का समय क्या होता है, अगेती किस्मों को हम अगस्त सितंबर में बुआई करते हैं, पछेती किस्मों की बुआई सितंबर अक्टूबर में करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में हम फरवरी मार्च में नोरकोल या गांठ गोभी के बीजों की बुआई करते हैं। ये बुआई हम नर्सरी में करते हैं। ठीक, इन महीनों में हम बीज की नर्सरी में बुआई करते हैं। फिर जब नर्सरी में पौध हमारी तैयार हो जाती है तो उस तैयार किए गए पौध को हम खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई कब करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग या बुआई की ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, जो हमने नर्सरी में सीड की सोइंग की हुई है तो जब हमारा सीड 3 से 4 सप्ताह का हो जाएगा या 4 से 5 सप्ताह का जब बीज हमारा हो जाता है और पौधे के लगभग जो ऊंचाई होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो 3 से 4 सप्ताह का सीड और पौधे की ऊंचाई या प्लांट की ऊंचाई जब लगभग 10 सेंटीमीटर की हो जाती है तब हम उसको तैयार किए गए खेत में उसकी हम रोपाई कर देते हैं। ठीक, तो ट्रांसप्लांटिंग में 3 से 4 सप्ताह का जब पौधा हो जाए और उसकी ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर की हो जाती है तो उसको हम तैयार किए गए खेत में उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, अगली के लिए ट्रांसप्लांटिंग में अगली की डिस्टेंस होगी वो 60 गुणे अगली के लिए 45 गुणे 30 तथा लेट के लिए 60 गुणे 45। ट्रांसप्लांटिंग जो डिस्टेंस होगी या ट्रांसप्लांटिंग का या रोपने का जो दूरी होगी अगेती किस्मों को हम 45 गुणे 30 सेंटीमीटर
की दूरी पर तथा 85 किस्मों को 60 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पौधों की रोपाई खेत में कर देते हैं। ठीक, जब हमने सीड की सोविंग नर्सरी में की, नर्सरी में सीड या बीज की बुआई के बाद 3 से 4 सप्ताह की जब पौधा हमारी हो जाती है या बीज की बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद जब पौधे लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर या लगभग 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तो हम पौधे को उखाड़कर तैयार किए गए खेत में कम से कम अगर अगेती फसलें हैं या अगेती किस्मों का बीज हमने बोया है और उसकी रोपाई कर रहे हैं तो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा अगर हमने पौधे की बुआई पछेती कर रहे हैं या पछेती रोपाई कर रहे हैं तो 60 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में लाइनों से हम उसकी रोपाई कर देते हैं। ठीक, तो टाइम ऑफ सोविंग और ट्रांसप्लांटिंग सोविंग मेथड के बाद हम बात करेंगे अगला क्या होगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हिंदी में खाद एवं उर्वरक। ठीक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक में कंपोस्ट, सबसे पहले कंपोस्ट उपयोग करेंगे। कंपोस्ट कितनी देनी होगी तो कंपोस्ट की मात्रा जो होगी वो लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, कंपोस्ट कितनी 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितनी होगी, नाइट्रोजन की मात्रा होगी लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस होगा P2O5 या फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और पोटास या K2O जो प्रयोग करते हैं, पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग की जाती है उर्वरकों की किसकी में, गाढ़ गोभी या नवकोल की खेती में। ठीक, तो खाद एवं उर्वरक में कंपोस्ट या गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो कि वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक देने का तरीका क्या होगा, इससे पहले भी वीडियो मैंने बताया है कि खाद एवं उर्वरक किस प्रकार दिए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक देने के लिए सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपोस्ट या गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जुताई के समय ही हम खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को हम रोपाई के बाद जब 2 से 3 बार में हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है खाद एवं उर्वरक देने का समय या देने का तरीका। ठीक, खाद एवं उर्वरक देने के बाद अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का अगला आएगा इरिगेशन या सिंचाई। ठीक, इरिगेशन या सिंचाई। ठीक, नोकोल या गाढ़ गोभी में हम सिंचाई किस प्रकार से कितने दिन में करते हैं, तो इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है फूल गोभी में, चूंकि कोल क्रॉप से जैसे हम फूल गोभी पत्ता गोभी की सिंचाई करते हैं, ठीक वैसे ही हम नोकोल या गाढ़ गोभी की सिंचाई करते हैं। सिंचाई के लिए क्या करेंगे, रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई कर देंगे। क्या पहले, सबसे पहले तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई होगी, पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद। इसके बाद जो होगी वो इसके बाद या बाद में अगेती किस्में 6 से 7 दिन के अंतर पर, अगेती किस्में 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा पछेती किस्में 10 से 12 दिन के अंतर पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, तो सिंचाई में गाढ़ गोभी में रोपाई के तुरंत बाद हम जैसे ही पौधे की रोपाई खेत में करते हैं उसके तुरंत बाद हम एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने अगेती किस्मों की रोपाई की है तो 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा पछेती किस्मों की अगर हमने रोपाई की है तो 12 से या 10 से 12 दिन के अंतर पर हम उसमें सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, सिंचाई के बाद अगला टॉपिक आएगा या अगली हेडिंग जो आएगी वो क्या आती है, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। ठीक, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। गांठ गोभी में भी हम खरपतवार कैसे नियंत्रित करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई, 2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं।
2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं तथा इसी समय पौधों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक। खरपतवार नियंत्रण के लिए कम से कम 2 से 3 उथली निराई गुड़ाई करके या हल्की निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ निराई गुड़ाई करते समय ही हम पौधों के ऊपर उसी जगह पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक, जिससे पौधों गिरने न पाए। गुड़ाई करने में 2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। इसी समय पौधों के ऊपर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक। वीड कंट्रोल के बाद अगला क्या आएगा? प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक। वीड कंट्रोल के बाद अगली हेडिंग क्या होगी? प्लांट प्रोटेक्शन। या हिंदी में पादप संरक्षण, ठीक। प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण किस प्रकार हम पौधे की रक्षा करते हैं, जिसमें पहला इंसेक्ट कंट्रोल और दूसरा क्या होगा? डिजीज कंट्रोल। नॉर्मल या गार्ड गोभी में इंसेक्ट कंट्रोल या डिजीज कंट्रोल या प्लांट प्रोटेक्शन हम किस प्रकार करते हैं? तो जैसे हमने फूल गोभी में प्लांट प्रोटेक्शन किया या जैसे हमने पत्ता गोभी में प्लांट प्रोटेक्शन किया, ठीक उसी प्रकार जो कीट हमारे फूल गोभी में लगते थे या जो हमारे पत्ता गोभी में लगते थे वही कीट गार्ड गोभी या नॉर्मल में लगते हैं। जो डिजीज फूल गोभी में लगते हैं और जो रोग हमारे पत्ता गोभी में लगते हैं, ठीक वही डिजीज जो होते हैं वो नॉर्मल या गार्ड गोभी में लगते हैं, क्योंकि तीनों जो होती हैं एक ही फैमिली या एक ही कुल की सब्जियां हैं। इसलिए प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इससे पहले जो हमने बताया फूल गोभी या पत्ता गोभी में, इसके लिए आप हमारा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से प्लांट प्रोटेक्शन या डिजीज कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया हुआ, ठीक। इंसेक्ट कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल के बाद अगला क्या होगा? ईल्ड, ठीक। नॉर्मल या पत्ता गोभी की ईल्ड कितनी होती है, ठीक। ईल्ड में उपज में क्या होगा? उपज में ईल्ड जो होती है वो कितनी होती है? 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। नॉर्मल या गांठ गोभी की जो उपज होती है वो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर पाई जाती है या होती है, ठीक। इस प्रकार जो नॉर्मल या गांठ गोभी खेती है वो हमारी पूरी हुई। क्योंकि इससे पहले मैंने फूल गोभी एवं पत्ता गोभी या कैबेज की खेती जो है विस्तार से पढ़ाई हुई थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए कुछ मुख्य चीज़ों को आपको बताया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने पत्ता गोभी में भी और फूल गोभी में पढ़ाई हैं। जो ना समझ में आया मेरा पहला वाला वीडियो भी देखकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अगले वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।